मैं हूँ कि शहीद हुए हैं वो। जज साहिबा ने दिखाई, वो भी एक बहुत निंदा के लायक है। इस महिला ने भी रिश्वत की मांग की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पवई न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मुद्दा क्या है। जी हाँ, मुद्दा तो सभी को पता है, पर कहीं ना कहीं आज जो है कानून व्यवस्था एक ऐसी बन चुकी है, सही क्या है गलत क्या है वो ढूंढने में भी बहुत समय चले जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष के केस के बारे में, जो कि बड़ा ही चर्चित है। कहीं न्यूज प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह ये जो हम चर्चा हम सुन पा रहे हैं कि कहीं ना कोई जो है कि अतुल के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, कोई निकिता के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो आखिर ये जो महिला सुरक्षा जो कानून बनाया गया था महिलाओं की रक्षा के लिए, क्या महिला खुद उस कानून का दुरुपयोग कर रही है? तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं जाने माने व्यक्ति से, जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर स्मिता पुनेरी है, जो कि एक जानी मानी समाज सेविका है। और उसी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जाने माने लेखक, जिनके बुक्स काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इनको सुनने के लिए जो है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो है कि ये एक माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी वाला है कि कहीं ना कहीं जो अतुल सुभाष जो एक नाम सभी के जुबान पे चल रहा है, तो इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अतुल सुभाष का पहले दिन ही जब वीडियो सामने आया जी, तो मैं तो वो सुनने के बाद बहुत मेरा दिल दहल गया कि एक बच्चा अपने होशो हवास में, ऐसा नहीं कि उसने अचानक कुछ सभी भावनाओं के वश में आकर के काम किया है। उसने अपनी जिंदगी को एक्चुअली, जो सब बोल रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ कि शहीद हुए हैं वो, क्योंकि उनको सिर्फ मर के कुछ नहीं, से सहमत हूँ कि शहीद हुए हैं वो, क्योंकि उनको सिर्फ मर के कुछ नहीं मिलता था। उनको ये सब वीडियो डालकर और सच्चाइयाँ नोट करके जो लिख के गए हैं, वो लिखकर उनको ये बताना था समाज को कि कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें हो रही हैं जिसमें बहुत सारे मर्द प्रताड़ित हो रहे हैं और वो उनमें से एक है। और आगे कोई प्रताड़ित ना हो, इसके लिए उन्होंने ये सब किया और अपनी जान दे दी है। बहुत ही भावनात्मक चीज़ हो चुकी है समाज में भी, और मुझे भी दिल से बहुत चोट पहुंची है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, कि नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। खास तौर पे तब जब मेरे जैसी व्यक्ति, मैं पिछले 45 साल से तो डॉक्टर हूँ और मेरे पास अलग अलग किस्म की महिलाएं आती थी, पीड़ित महिलाएं आती थी, और मैंने उनकी बहुत जी तोड़कर मदद करी है और उनको उस पीड़ा से, उत्पीड़न से निकालने में भी बहुत कोशिश करी है। मेरे पास उदाहरण है, तुम जब पूछोगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। मेरा एनजीओ है, वहाँ हम बच्चों को महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, पुरुषों और महिलाओं का मतलब समानता हो उनको, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं आए दिन। अब क्या हो गया, कानून बन गया 80 के दशक में, और उसके बाद हम देख रहे धीरे एक बार तो मैं यहाँ तक बता रही हूँ कि जो दहेज कांड होता था पहले, उसके लिए तो स्ट्रीट प्ले करने के लिए भी मैं गई हूँ रोड पर। पर आज मैं ये नहीं समझ सकती कि वो सारा काम कन्वर्ट हो रहा है अतुल सुभाष जैसे व्यक्ति को सुसाइड के लिए प्रेरित करने में। बहुत ही दुखदायक और बहुत ही शर्मनाक भी लगता है मुझे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है, क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, आप एक प्रवक्ता भी हैं और आपको काफी ज्यादा मात्रा में लोग सुनने भी आते हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? धन्यवाद गौरव। वैसे कहा जाए तो अतुल सुभाष का जो ये कांड हुआ है, ये मेरे ख्याल से आत्महत्या नहीं है, ये एक व्यवस्था के द्वारा किया गया मर्डर है। इसमें एक तरफ तो लड़की ने जिस प्रकार से अभी के प्रावधानों का फायदा लिया और उसमें भी बहुत शातिरपना था, दूसरी तरफ से जिस प्रकार से इसने व्यवस्था को एक्सपोज किया, वो न्यायिक व्यवस्था हो और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हों, जिस प्रकार से उन्होंने क्रूरता से अतुल सुभाष के बारे में जो भी चीज़ों का जो केसेस चल रहे थे, अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब एक केस के बारे में निकिता ने बार बार केस डाले, तो उसने जौनपुर से डाले जहाँ उसका मायका है, और ये लड़का बेंगलोर में नौकरी करता है, आईटी सेक्टर में काफ़ी ब्रिलियंट था, अच्छी सैलरी थी। पर कोई जज ऐसा सोच सकता है क्या कि इसको मैं तारीख पे तारीख बुलाऊंगी और वो लड़का बेंगलोर से जौनपुर लगातार आता रहेगा? तो इसमें जज, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट्स के जज रहते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो कपल से सहानुभूति रखते हैं। पहले तो मुझे यही दिखता है कि जिस प्रकार की क्रूरता जज साहिबा ने दिखाई, वो भी एक बहुत निंदा के लायक है।
और इसी के बहाने उन्होंने देखा कि उनके जो पेशकार होते हैं, पेशकार भी किस प्रकार से रिश्वत लेते हैं। जी। जज महिला ने भी रिश्वत की मांग की। और इसी के साथ साथ मुझे तो एक भी और भी अवलोकन आया कि जो अतुल सुभाष का प्रतिनिधित्व कर रहा था वकील, वो अपने आप में बहुत कमज़ोर था। जी। उसने इसको बचाने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं। उसके बारे में वो नहीं कर पाया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 1980 के पहले जब ये स्त्री सुरक्षा कानून नहीं बने थे, आर्टिकल 498 नहीं आया था और दूसरे नहीं आए थे, तो कई पुरुष स्त्री के जो केसेस आए थे तो उनमें निश्चित रूप से पुरुषों का अत्याचार ज़्यादा होता था, इसका रेशियो भी ज़्यादा होता था। पर धीरे धीरे जैसे ये लड़कियां आधा मोटा पढ़ रही हैं, अपनी शिक्षा तो है पर पूरी समझ नहीं है। समझ गई। हाँ। पूरी समझ न होने के कारण वो जब इस बंधन में बनती हैं जी। और बाद में जब खुद की जिम्मेदारियों को देखती हैं कि उनको एक दूसरे व्यक्ति से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ उनको लगता है कि एडजस्ट करने के बदले क्यों ना मैं इसको प्रताड़ित करूँ। और काफी आसान लगता है इसे। और प्रताड़ित करना बहुत आसान था क्योंकि ये जो 498 वगैरह थे उसमें तो बेल नहीं मिलती, बेल नहीं मिलती। हाँ। तो आप कंप्लेन कर दो, वो सीधा अंदर हो जाएगा। फिर आप दहेज का मामला लगा दो, फिर आप उत्पीड़न का मामला लगा दो उसके रिश्तेदारों द्वारा, खासतौर से देवर के खिलाफ, जेठ के खिलाफ, ससुर के खिलाफ। ये एक बहुत आसान रास्ता दिखता था लड़के को प्रताड़ित करने। और इस केस में जितना डॉक्टर साहिबा ने बताया उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें स्त्री पुरुष दोनों की बराबरी हो। दोनों की बराबरी के साथ ये एक आनंद का रिश्ता होना चाहिए, जी। तभी उसमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते में भी रहकर पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वो स्त्री हो या पुरुष, तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि लड़के लड़की जब शादी करते हैं तो शादी करने के पहले उन्हें एक दूसरे को परखना, समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ प्रथा है, लड़की को देखने को गए, लड़की की ऊंचाई देखी, रंग देखा, उसको गाने को कहा, उसको चाय पिलाने को कहा और उसके आधार पर निर्णय होते थे। और लड़की भी लड़के को देखती थी, कितना कमाता है, क्या करता है, उस आधार पे हाँ और ना हो जाता था। ये मेरे ख्याल से सबसे आज के समय में ये एक बहुत दुखदाई प्रथा है, क्योंकि जब तक लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझते तब तक पूरे जीवन के बंधन में बंध जाना, शादी करना, ये अपने आप में उचित नहीं है आज के समाज में। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये अतुल का एक बलिदान था लोगों को जगाने के लिए कि एक नंबर एक कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार से महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करती है। और आजकल ज़्यादा जो भी इस केसेस में रहे, पहले पुलिस की पूरी सहानुभूति केवल लड़की के साथ होती थी, समाज की पूरी सहानुभूति लड़के के साथ होती थी। और इस केस ने बता दिया एक तो लड़कियों का रवैया, कुछ लड़कियों का रवैया, सबको तो ऐसा नहीं कह सकते, बहुत लोग शादी के अच्छे बंधन में भी बंधे हुए हैं। और एक वो, और दूसरा जो न्याय व्यवस्था में लूप होल्स हैं और उसमें ऐसे केसेस में तुरंत अरेस्ट करना, बेल न देना, ये कानूनों को तो तुरंत बदलने की ज़रूरत है। ये कानून किसी सभ्य समाज के लायक नहीं है। और मामले का अच्छे जांच की जाए, जांच करने वाली टीम में स्त्री भी हों, पुरुष भी हों, दोनों निष्पक्ष रूप से इसका फैसला करें और उसी के बाद कोई निर्णय लिया जाए, वही मेरे ख्याल से इसमें उचित होगा। तो जैसे कि सर आपने कहा कि ये जो कानून जो 90s के दौरान बनाए गए थे, तो 80s के दौरान बनाए गए थे, तो उस समय पुरुष प्रधान देश कहा जाता था। बट आज जो देख के जो मुझे खुशी होती कि महिला जो आज है कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा हो रही है और पढ़ाई लिखाई करके आज वो खुद अपने आप का सहारा बन रही है। तो सहारा वो बन रही है, वो क्या सही में वो अपने परिवार के लिए एक बोलते हैं कि सपोर्ट केस में काम कर रहे हैं या फिर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने सर से भी सुना कि जो 80s के टाइम पे जो कानून बना था महिला संरक्षण के लिए, कि वो भी एक दौर हुआ करता था जहाँ पर महिलाओं को सही में परेशानी होती थी। पर अब कहीं ना कहीं दृश्य बदल गया। हम कहते हैं ना कि भी 21वीं सदी चल रही है। जो सवाल है, जो कॉमन सवाल है कि क्या ये इस कानून की वजह से आने वाले टाइम में और भी महिला इसका फायदा उठा सकती है क्या? बिल्कुल उठाएगी।
और उठा रही है। अभी भी चल रहे केस। अतुल सुभाष के बाद दूसरे ही दिन बेंगलोर में एक हेड कांस्टेबल ने सुसाइड किया। एक राहुल नाम का बंदा मुंबई में प्रताड़ित है, उसका अरे अब हजारों लोग वीडियो पर आकर बता रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अतुल की जो शहादत है वो काम कर रही है। लोग अभी जो बैठे थे छुप कर अपनी पीड़ाओं को लेकर, जो लड़के वो सब बाहर आ रहे हैं। वो एक बात तो ये तो हो रहा है। अब इसे बंद कैसे किया जाए, क्योंकि ये बंद कैसे किया जाए ये सवाल के पीछे बहुत बड़ा ये होगा कि ये शुरू ही कैसे हुआ। देखो पहले तो आप कहेंगे कि पहले महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, तो उसकी थियरी निकाली गई और वो सही भी है कि पुरुष प्रधानता से ग्रसित था पूरा समाज। औरतों को सेकेंडरी सिटीजन माना जाता था, पुरुषों को। और उस चक्कर में फिर दहेज कानून, जो दहेज अब वो समझने वाली बात है, कुछ लोग तब भी दहेज के फेवर में थे क्योंकि वो उनका ऐसा कहना था कि भाई बेटी को अगर पिता अपनी मर्जी से कुछ दे रहा है तो दे दो। अब वो देने के चक्कर में लोगों को लालच हो गया और अब प्रथा ऐसी बन गई कि लड़के वाले को लड़की वाले देते हैं शादी में, और वो हो गया दहेज। अब वो लड़की वाले के पास ना भी हो बाप के पास, तो भी वो अपनी बेटी को पेट काट के कर्जा लेकर शादी करवाए और वो प्रथा बन गई। अब ये प्रथा भी क्यों बनी, इसके पीछे भी देखना है। केवल पुरुष प्रधानता तो होगी ही, माँ बाप और समाज का रवैया। माँ बाप बड़ा सवाल है कि फैमिली क्या, फैमिली के ऊपर समाज का रवैया क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। वो जब तक नहीं बदलेगा ना, यानी कि बच्ची पैदा होने से पहले ही उसका जो जेंडर पता किया जाता था, और फिर अगर वो लड़की है तो मार दो, लड़का है तो रखो। लड़का है तो हमारा वंश चलाएगा, लड़की तो नहीं चलाएगी। लड़की कमजोर है, लड़का ताकतवर है। बुढ़ापे में हमारा सहारा तो सिर्फ लड़का ही बनेगा, लड़की नहीं बनेगी। ये सारे भेद उसमें से पैदा हुए और उसका पूरा का पूरा असर पेरेंटल साइकोलॉजी पे होता है, पेरेंट और समाज। अगर कोई माँ बाप बोल्ड होके बोले भी कि भाई हमारी बेटी की शादी जब करनी है तब हम करेंगे, या वो जब करना चाहेगी, तो समाज उनको खा जाएगा। कैसे लोग हैं, इनको कुछ समझ नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है। ऐसा होता भी मेरे कई सारे दोस्त हैं, अभी वो जस्ट 20-21 साल के मेरे जो फ्रेंड्स हुए हैं, पर वो उनके घर में तो उनका इतना प्रेशर देते हैं, और जो समाज के लोग हैं, तुम्हारी बेटी तो 21 साल की होगी, जवान होगी, शादी करो नहीं तो लड़का नहीं मिलेगा। तो वो जो कंसेप्ट है वो अभी भी चले रहा है कि पहले 18 साल में शादी की जाती थी, अब 21 की है, उसके ऊपर ही परेशान है कि नहीं बच्ची की शादी नहीं होगी, या फिर दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। ये मॉडर्न और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए माँ बाप सोचते हैं चलो ये बोझ उतार दो, खत्म। इसको शादी करो। अब उसकी मर्जी है कि नहीं भी नहीं, निकिता के इसमें दिख रहा है उस लड़की की मर्जी नहीं थी। क्यों करवाई भाई शादी.com पे जाके बेचारे बच्चे को फंसा दिया, प्रोफाइल बना। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खुद विक्टिम है और अपनी बेटी के साथ उस लड़के को सबसे ज्यादा विक्टिम बना रही है बेटी के थ्रू। फिर वो बेटी को थोड़ा सा भी अनबन होती है तो माँ आ जाती है बीच में, बेटी को समझाने, बेटी को गाइड करने और बेटी को पूरी तरह गलत दिशा में ले जाने, कि वो उसका प्रोटेक्टेड व्यू लेती है कि अरे मेरी बेटी को तो घर में ये नहीं करना पड़ा, अरे मेरी बेटी को तो वो नहीं करना। तो ये सारा जो चक्कर है, इसके तहत लड़की बड़ी हो रही, फिर शादी कर ली, और बेचारा भी कुछ हुआ। अभी निकिता का तो रोज का आ रहा है कि वो 2-2 घंटे अपनी माँ से बात करती थी। और तमाम लड़कियों के जहाँ पे किससे हम सुन रहे हैं, अतुल सुभाष का तो अभी आया फोर फ्रंट पे, पर इस क्लिनिक में हमारे तो चल ही रहे, कितने चल रहे थे लड़कियों के और लड़कों के किस्से। तो हम देख रहे हैं कि लड़की के ऊपर आजकल माँ बहुत ये है, कवरिंग है, और वो बहुत अपनी प्रधानता से डील करती है। बाप ऑन द कंट्री थोड़ा नरम है, लेकिन माँ तेज तर्रार। और मतलब ये कायदे कानून जो भी है चलो अच्छे थे, पर उसका गैर फायदा माँ ले रही है। माँ के बेटी को जैसे अपनी मर्जी के खिलाफ शादी तुमने करा दी, उसने कर ली, अब वो फंसी है तो अब सॉल्यूशन भी तुम दो, तो सॉल्यूशन तुम दे रहे, चल 498 कर ले, 125 फलाना कर ले, उसको लूट ले, उसके माँ बाप को फंसा। और इसके केस में भी ऐसी हुआ, जहाँ तक एफआईआर में जो लिखा हुआ है, निकिता ने खुद कहा है कि मेरी माँ मेरे से 1-1 घंटा 1.5 घंटा बात करती थी, मुझे गाइड करती थी कि सास को कैसे कंट्रोल करना है, ससुर को कैसे कंट्रोल करना है, बच्चे को क्या करना है, हस्बैंड को कैसे करना है। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से ये अगर चलता रहा कि सासू माँ या फिर जो माँ है, लड़की की माँ है, उसे गाइड करते रही,
और इसका रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव आया ना? नेगेटिव है। तो गाइड करना है तो पॉजिटिव में आप गाइड कीजिए, घर करती थी। कैसे चलाना है। बिल्कुल। बट शायद उनकी माँ ने ये कदम नहीं उठाया। नहीं उठा, बहुत माए ऐसा बोलती बेटा अब तुम्हारी शादी कर दी तुम निभाओ। अच्छा तो तुम मुझे जो धकेल दी है हाँ। इस नरक में, अरे भाई तुझे नरक लग रहा है तो भाई चुपचाप अलग हो जा। और वहां भी नहीं चलता, वहां ये कानून उनकी मदद करता है गलत काम, गलत कदम उठाने के लिए। जी। तो मेरा तो मानना सबसे पहले है कि सबसे पहले अगर कोई सुधरता है इस समाज में, गवर्नमेंट सुधरे, कानून सुधरे, नहीं सुधरे, माँ बाप सुधर जाए, बस बेटी को इंडिपेंडेंट रियल सेंस में बनाए। वो क्या हो रही है आजकल, अपने लग्जरी के सामान खरीद लेती है अपनी सैलरी से, सैलरी से। लेकिन अपना बेसिक पति पे, जैसे तुम घर किराए से तो किराया तुम दो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो जो बेसिक खर्चे हैं रोजमर्रा के वो पति करेगा। और ये मैडम लिपस्टिक लेगी, नए नए फैशनेबल कपड़े पहनेगी या कुछ करेगी, तो कमाने वाली लड़की, तो माँ बाप को लगता है मेरी बेटी तो कमा रही है। Independent। आपने उस लड़की को सही तरह से इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं, मतलब स्वाभिमानी नहीं बनाया, उसको अभी भी भीख मांगने के लिए रख दिया। तुमने अभी भी उस पुरुष के नीचे ही उसको रख दिया कि यही तुम्हारा पालन पोषण करेगा। भाई हमने तो कर लिया, अब तो तू बड़ी हो गई, अब तेरा पालन पोषण इसके हाथ में, तो उस अभी क्या मतलब है? ऐसी शादी होती ही नहीं है। एक डील हुआ ना, डील। डील है ये। और जब आप उसकी सैलरी देखोगे, आप उसका पैकेज देखोगे, तो आपको क्या चाहिए भाई? आपको रिश्ता नहीं चाहिए, डील। आपको पैकेज चाहिए, आपको डील चाहिए, आपको पति का पैसा चाहिए, लड़के का पैसा चाहिए। लड़के के घर में गार्बेज है कि नहीं देखते, माँ बाप को गार्बेज बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। कई बार लड़कों ने तो उसी के कारण शादियां, मतलब फिक्स होने वाला रिलेशन तोड़ दिया। अभी वो मैं पिछले 5-6 साल से वो दौर भी देख रही हूँ कि नहीं मैंने क्या हुआ तुम्हारा उस लड़की के साथ बात चल रही थी, तुम आए थे एक बार, बोले नहीं, वो बोलती है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। तो फिर क्या किया मैंने, मुझे नहीं चलेगा, बोले जिन माँ बाप ने मेरे को बचपन से पाला पोसा, हर तकलीफ में मेरे साथ रहे, उनको ये गार्बेज कह के बोल रही है कि उनके साथ मैं नहीं रहूंगी। ये मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैट्रिमनी है क्या। ये मैट्रिमनी मतलब क्या? मनी और मैटर, बस यही, और कोई मन आत्मा ये कुछ नहीं, ये रिश्ता। अरे हम जब छोटे थे, मतलब यंग थे, तो हमको इस रिश्ते को पवित्र तो बताया ही गया। साथ में भाई ससुराल में देवर तेरा भाई है, ननद तेरी बहन है, माँ सास तेरी माँ है। अरे यही फॉर्मूले से हमने तब भी एजुकेटेड थे, डॉक्टर थे, तो भी हमने यही फॉर्मूला माना। जी। तो आज हमारे घर में हमारे रिश्तेदारों बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि हम उनको अपना समझे। अब बाकी बातचीत उनके व्यू पॉइंट आपको नहीं पटते, आपके माँ बाप के साथ भी नहीं पटते। कई बार ऐसा होता है कि माँ जो चाहती है जरूरी नहीं है लड़की को पसंद आए, इवन लड़के को भी। तो वो तो इंडिविजुअल को, एक इंसान को आजादी तो है ही है अपने आत्मसम्मान से जीने की, पर आत्मसम्मान में तुम आधा भिखारी क्यों तैयार कर रहे हो? आधा भिखारी तैयार कर दिया कि कुछ हुआ तो ले पैसा हस्बैंड से। अरे इतनी सशक्त बन जाओ, अपना खर्चा खुद करो, वक्त आने पर अपने माँ बाप को भी संभालो, और वक्त आने पे अपने सास ससुर को भी देखो। और एक मेरे पास ऐसी भी ऑफ कोर्स रेयर है, एक औरत है, उसका उनके घर में बिजनेस था, और एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। जी। तो वो उसका बॉयफ्रेंड था शादी में भी। अब हस्बैंड, सास इतनी समझदार थी कि उसको वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बहुत ओपनली नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते, बहुत नरम स्वभाव की मदर इन लॉ थी, एजुकेटेड, अंग्रेजी बोलती थी। और वो देखा कि अपना बेटा और उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत कम हो चुका था, और कुछ ना कुछ उसको, मतलब उसमें कुछ तो कमी लग रही थी लड़की को। तो ठीक है, तो इसने बॉयफ्रेंड तो पकड़ लिया, लेकिन वो रिश्ता ऐसा बना हुआ दिख रहा है मुझे आज की तारीख में कि जब इनका बिजनेस ठप हो गया, तो सास ससुर दोनों आए थे मेरे पास, बोले हमारी डॉटर इन लॉ हमारी केयर ले रही है, डॉक्टर। क्या बात। हाँ, वो डॉक्टर इन लॉ जिसके बारे में मुझे सब पता था, उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता था। और अब भी मैं देख रही हूँ कि कभी हस्बैंड आता है, कभी वो लड़का उसके साथ आता है, और वो एक दूसरे की केयर करते हैं। वो उसके लिए दवाई लिखा के जाता है, ये उसके लिए दवाई लिखा के जाती है, कभी इंडिपेंडेंटली भी आते हैं दवाइयाँ लेने। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं समझदारी से काम लिया गया यहाँ पे। जी। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी भी तो उस ससुर ने भी समझा और लड़की ने भी समझा, लड़की ने भी वक्त आने पर ससुर की देखभाल करी। तो यहाँ मैं समझती हूँ यहाँ कहीं तो भी एक चित्र होगा कि हो सकता है लड़के को भी कई बार लड़की पसंद नहीं आती है, उसके साथ तो वो अफेयर कर लेते हैं।
मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि आप जब एक से ईमानदार हो, कमिटेड हो तो उसके रहो, और अगर आपको उसके साथ नहीं जम रहा तो आप खुले तरीके से छोड़ दो, भाई सॉरी, राम राम, बाय बाय। और एक कानून नहीं आने चाहिए बीच में, एलिमनी खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल एलिमनी नहीं। और लड़कों ने हमेशा सोचना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट, रियल सेंस में इंडिपेंडेंट लड़की से ही शादी करोगे, एक कसम खानी चाहिए। तब एलिमनी का सवाल है, नो डाउरी नो एलिमनी, नो डाउरी नो एलिमनी, ये भजन शादी के टाइम में होना चाहिए, सिंपल। तो ये भजन गाओगे, पेरेंट्स भी गाएंगे, लड़की गाएगी, लड़का भी गाएगा, तो कहीं ना कहीं जो रिश्ता बना है उसमें पवित्रता हो सकती है। और अगर वो ठीक है ना, अगर कहीं ना कहीं कुछ खोट आ ही जाती है तो आराम से, और प्रीनप में कुछ होता है ऐसा, विदेशों में चलता है, पता नहीं यहाँ तो नहीं है, पर यहाँ आ जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर मैं तो समझती हूँ उससे भी ज्यादा है आत्मा का अंदर का जो प्यार, वो प्यार आपको किसी व्यक्ति के लिए है तो वो हमेशा के लिए रहना ही चाहिए। बिल्कुल। फिर वो मर भी जाता है ना तो भी वो जिंदा है। तो ये होना चाहिए रियल सच्चा प्यार। वरना क्या है, उसकी शक्ल का प्यार, उसकी पर्सनालिटी का प्यार, उसके पैसों का प्यार, उसके रुतबे का प्यार, और रुतबा गया तो सब कुछ गया। प्यार नहीं है ना, वो तो मतलब वो प्यार है ही नहीं, वो स्वार्थ है। स्वार्थ हो गया। तो ऐसे स्वार्थ में रहने से तो लड़के ने 10 बार सोचना चाहिए कि मैं क्यों किसी लड़की के पीछे इतना पड़ूं। मुझे तो ये लग रहा है, मैं अभी भी हैरान हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं नहीं समझती तुम्हारे जैसे यंग लड़कों के दिलों में क्या चलता है कि तुम किसी लड़की के पीछे चले जाते हो और ये सारे क्लियर नहीं करते हो व्यू पॉइंट्स, क्योंकि तब तक तुम जिंदगी में साथ रहने का वादा तो ना करो। और सबके सामने खड़े हो के ये भी मत बजाओ, शहनाई मत बजाओ, पहले डिस्कस करो, बात ये करो, पहचानो एक दूसरे को, लगे कि हम जिंदगी निकाल सकते हैं, एक दूसरे के लिए खड़ा रह सकते हैं, मजबूरी में भी, तकलीफ में, तो चलो हो जाए, शहनाई भी बच जाए, मात्र वो एक सिंबल होगा। बिल्कुल। सो मुझे याद है काफी, जब मैं करीबन, मुझे याद है कि 2013 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था स्त्री भ्रूण हत्या पे, और उस समय भी जो है कि ये समझ यहीं से आई, ऐसे डिबेट करते हुए, डिस्कशन करते हुए। तो उस समय जब कुछ महिलाओं से बात किया तो उसमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं महिलाओं की इतनी बड़ी दिक्कत है कि अगर बेटी होती तो उसे मार दिया जाए, और ये समस्या बहुत बड़ी है, और अभी भी कहीं ना कहीं साथ विलेज या फिर रूरल एरिया में ये जो प्रथा है वो चलते आ रहा है। तो जब उस समय जब हमने आर्टिकल लिखा तो कई सारे महिलाओं ने अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोगों ने रखा है। मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे मैम ने रखा कि जो आज के टाइम में जो महिला है वो इस तरीके से इंडिपेंडेंट बने कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कि मैं काबिल हूँ और मैं अपनी, हम बोलते हैं ना कि अपने जो रिक्वायरमेंट हम खुद से पूरा कर सकते हैं। तो अभी जैसे निकिता के केस में ऐसे हुआ, और अतुल सुभाष के केस में, तो हनीमून गए थे अब्रॉड में, तो वहां पर निकिता ने वो बात कही उससे कि मुझे आपने शादी नहीं करनी थी। तो उसने बोला नहीं करनी तो आप पहले बता देते, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी स्पॉइल कर दी, खराब कर दिया आपने। अब तो शादी हो चुकी है ना, पवित्र बंधन में बंध चुके हैं, क्योंकि धर्म कोई भी हो, शादी की तो प्रथा ये मान्यता है कि पवित्र है, वो एक पवित्र रिश्ता है, क्योंकि उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं चलता, आप एक बंधन में बंध चुके हो और आपने जिंदगी अंतिम समय तक साथ में रहना है। तो जब उनको कुछ समय के बाद जो उनको बच्चा पैदा होता है, करीबन 2 महीने का बच्चा था वो, और तभी जो है कि निकिता अपने घर आ गई। तो क्या एक बाप, जैसे हम कह सकते हैं, एक पुरुष एक अपने ही बच्चे को देख नहीं पाया 3 साल तक, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? जो कानून बना है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा है, हम एक बार अपना आईफोन या फोन जो होता है हम एक 10 मिनट के भी छोड़ नहीं सकते, वो तो उसका बच्चा था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शादी के जो इस रिश्ते में पहली बात तो ये है कि दोनों समर्थ हों अपने अपने इसमें। अगर कोई एक पार्टनर उतना समर्थ नहीं है, तो क्योंकि आप एक दूसरे के साथ बंधन में हो, बच्चे आपके हैं, तो वो कम ज़्यादा चलता है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 1 रुपया दिया तो तुम भी 1 रुपया दो। हो सकता है कि पुरुष कम कमाता हो, लड़की ज़्यादा कमाती होगी, तो उसके आधार पे भी थोड़ा डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूँ कि दोनों की अलग अलग संपत्ति होना भी नहीं चाहिए, जो भी है वो घर की जॉइंट है। पर आजकल तो समय बदल रहा है, लड़की अपना पैसा अलग रखती है, लड़का अपना पैसा अलग रखता है, तो वो एक है। पर फिर भी एक समझ होनी चाहिए कि मुझे भी पूरे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा योगदान देना है। कईयों की असमर्थता होगी कुछ न कर पाने की, पर कोशिश करना चाहिए कि घर में जो एक संतुलन है वो दोनों का उसमें योगदान पूरा हर क्षेत्र में होना चाहिए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अभी की शादी की प्रथा में और कानूनों में सबसे ज़्यादा जो अत्याचार है वो पुरुषों पर है, क्योंकि लड़की कई बार कानून का सहारा लेके
कई बार ऐसे ही कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं, और ऐसे ही उठ के माँ बाप के यहाँ चले गए, या साथ में भी रह रहे हैं तो अपने बच्चे पर वो पूरा 100% अधिकार दिखाकर कि भाई तुम्हारे बाप वापस से नहीं मिल सकते, तुम अगर ज़्यादा करोगे तो हम तुमको भी इस पे एक्सेस नहीं देंगे। इस प्रकार का एक जो अत्याचार है वो भी है। एक तो नैतिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, कानूनी अधिकार पे पुरुषों को अपने बच्चे पर उतना ही अधिकार है जितना महिला का है। पुरुषों में कोई, देखो अब शुरू में जो लालन पोषण होता है उसमें तो स्त्रियां ज़्यादा योगदान करती हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ दूध पिलाती है तब तक वो है कि भाई माँ का एक विशेष रोल है। पर बाकी जो चीज़ें हैं, लड़की भी हुई तो उसको भी बाप तैयार कर सकता है, बिल्कुल। लड़का भी हुआ तो उसको माँ तैयार कर सकती है। ये एक भावना भी आना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तक बच्चों के एक्सेस का सवाल है उस पर कोई ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। बाप का अधिकार पहले तो नैतिक रूप से मानना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। फिर सामाजिक पारिवारिक रूप पे मानना चाहिए, और तीसरा फिर कानून सबसे समाज में आखिरी आना चाहिए। तो ये आज की कई शादियों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो पत्नी है, माँ है, वो बच्चे पर अपना अधिकार ज़्यादा जताती है, और कई बार तो फिर जब उनकी समस्याएं आ जाती हैं तो फिर माँ के अधिकार भी ज़्यादा रहा तो बाप के विरोध में बच्चे को ब्रेन वॉश भी किया जाता है और ये भी किया जाता है। फिर भी एक बात है कि बच्चा प्यार को समझता है, जी। बाप के भी प्यार को समझता है, माँ के भी प्यार को भी समझता है, पर जो परिस्थिति है वो ज़्यादातर बाप के खिलाफ जाती है। तो ऐसे इसमें तो मैंने जैसे पहले कहा कि पति पत्नी ने बहुत शादी के बंधन के पहले जो कपल है उसने बहुत सोच समझकर हर चीज़ पर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। वैसे एक मैं थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाके बात करूं बिल्कुल सर। हाँ। तो जिसके बारे में आज किसी एक मंत्री महोदय गडकरी जी ने कहा कि लिव इन की प्रथा बहुत खराब है। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप। अब ऐसा है कि लिव इन रिलेशनशिप में जैसा वो मुहावरा है, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? काजी को क्या तकलीफ है फिर, ठीक है। तो ये तो अपनी अपनी समझ का आधार है, जी। और कई लिव इन के उदाहरण बहुत बेहतर भी निकले हैं, खराब भी निकले हैं। जैसे आम समाज में शादियों में भी कुछ खराब उदाहरण है, बिल्कुल। लिव इन में भी कुछ खराब उदाहरण है। उसके कारण हम लिव इन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आधुनिक समाज में मेरे ख्याल से एक तो लिव इन बहुत अच्छा तरीका है। आपकी अगर एक दूसरे से पटती है तो आप आगे चलो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, और बच्चे को तो तब तक पैदा नहीं करो जबकि आपकी पूरी एक दूसरे से समझदारी बैठ नहीं जाती। हाँ। जहाँ भी समझदारी बैठने में तकलीफ है बच्चे को बीच में लाने का ही नहीं, क्योंकि इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो बच्चा सफ़र करता है। तो इसलिए मेरी तो पूरी ओपिनियन है कि एक जब लड़की, जैसे इन्होंने कहा कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक है, और आज मैं देखता हूँ कि आज की जनरेशन में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो कहती हैं शादी का मैं बाद में सोचूंगी, पहले खुद के पैरों पर खड़ी हुई। हमने वो भी देखना चाहिए, ये बहुत जो स्वागत योग्य कदम है। और उसी के साथ साथ ये जो मैं तो लिव इन प्रथा का भी समर्थन करता हूँ जबकि ये वॉलेंट्री हो। और तीसरा प्रीनप, अगर और हम देखिए ये मानव संबंध ऐसे हैं उसके बारे में हम एक कोई पैटर्न की बात नहीं सोच सकते कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी होना चाहिए। हाँ। स्त्री पुरुष संबंध है, उसमें बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी को किसी कपल को शादी करने की इच्छा है तो कम से कम एक प्रीनप एग्रीमेंट, यानी शादी के पहले उनको लागू होने वाला एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो दोनों पर सामाजिक और कानूनी तौर पर बंधक होना चाहिए। अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो शादी के बाद मैं नैतिक और सामाजिक पहलू इसलिए कहता हूँ कि कानूनी पहलू तो आखिर में आना चाहिए। हाँ। पहले तो नैतिक सवाल है कि मैं अपने पति के प्रति कितनी जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी पत्नी के प्रति कितने जिम्मेदार हूँ, ये मेरी भावना से आना चाहिए। और उसमें प्रीनप में ये बातें लिखी हुई तो उसको एक कानूनी रूप भी मिल जाएगा। तो इसको सुरक्षा देने के बहुत सारे माध्यम हैं। एक तो भाई लड़कियों को कैसे इस प्रकार से शुरू से ही बताया जाए कि आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो और आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। कल आप
आपकी सैलरी 50,000 है, आपके पति की सैलरी 5 लाख है, फिर भी आप बराबर से जितना हो सके आप भी कंट्रीब्यूट करो, वो भी कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको अपने बच्चों के आधार पे ही चलना है। तो ये एक नए प्रकार की चीज़ों का समाज में स्वागत होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। और उसमें ख़ास तौर से कपल में लड़की और लड़का, इन दोनों की वेवलेंथ मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये वेवलेंथ को शादी के पहले ही तय करना बहुत ज़रूरी है। मैम कुछ जो केसेस जो सुनाई दिए एफआईआर के, जब बैंगलोर पुलिस जब ढूंढ रही थी उनके परिवार को, कहीं छुपे हुए थे और फोन ट्रेस करके उनके परिवार को ढूंढा गया, और जो है कि बाद में निकिता को भी उसके लोकेशन से पुलिस वालों ने वहाँ से उनको गिरफ्तार किया, और कई सारी चीज़ें वो नहीं बताती बट पुलिस के पूछताछ से। और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में ही नहीं तो बाहर भी लोग जो है ये केस सुनने के बाद बहुत भड़के हुए, गुस्से में कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। कि पहले एक दौर था कि महिलाओं पर अत्याचार होता था तो लोग उनके सपोर्ट में आते थे, अब दौर थोड़ा सा वो कह सकते हैं चेंज हो रहा है कि कहीं पे पुरुषों पे जो इतनी जो कहते हैं प्रेशर डालना, कानून से डराना, पुलिस से डराना, है ना। अभी कानून भी ऐसा हो गया कि अगर इस तरह के केस आते हैं, चाहे वो दहेज रिलेटेड हो, चाहे मारना पीटना, घरेलू हिंसा का, भले वो हस्बैंड ने किया हो या नहीं किया हो, बस अगर एक महिला कह देती है कि भैया मेरे पति ने मेरे को मारा है, और पुलिस तुरंत उसे उठा ले आती है और उनको जो है कि उनके स्वागत में उनको मारती है, ये करती है, वो करती है, डराती है, धमकाती है। पर कहीं ना कहीं जो इस बार जो इंडिया में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लोग अब पुरुष के भी समर्थन में आ रहे हैं कि भैया अब पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। जैसे आपने कहा कि बैंगलोर में एक और इंसिडेंट हुआ, कांस्टेबल ने भी ये इंसिडेंट का जो है कि उनके साथ भी रिपीटेटिव ये चीजें भारत में कहीं ना कहीं हो रही है। तो मैंने एक चीज सुना कि जैसे कि जो निकिता है वो खुद भी कमाती थी और उनकी सैलरी कुछ तो भी 80,000 प्लस थी, और यहाँ पे जो अतुल सुभाष की सैलरी अच्छी खासी थी। उनके परिवार ने ये कहा अरे जीजा जी इतने बड़े हैं तो हमारा भी दर्जा बड़ा होना चाहिए, तो क्यों ना दीदी हम जीजा जी से कुछ पैसे ले लेते हैं और अपना जो अपग्रेडेशन बोलते हैं, जैसे मेरे पास घर का ऑपरेटर। आईफोन 13 है तो ट्रेंड चल रहा है भैया 16 लेना है मेरे को, तो वो घर के रूप में उन्होंने उनसे पैसा मांगना स्टार्ट किया कि तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं और केस करूंगी। तो ये जो तरीका है इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि क्या ये करना सही लग रहा है कि किसी महिला को अपनी इच्छा पूरा करने के लिए उसके जीजा है, उसके परिवार वाले को कि मेरा लाइफस्टाइल वाव होना चाहिए तो भैया चलो मैं इसको ही, इसके ही गले को मैं काट दूं, आज इसी को हलाल कर दूं बकरा समझ के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो एक कम्प्लीटली क्रिमिनल एक्ट है। हाँ किसी और बंदे की कोई भी क्षमता के हिसाब से वो कमा रहा है और तुम उसके साथ, तुम्हारी बहन शादी के बंधन में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बराबरी से तुम घर बनाओ, ये करो उसके पैसों पे और ऊपर से धमकियां देकर, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये हो सकता था अगर ये लड़की बहुत ही अच्छे से इनके साथ रहती, अतुल, उसके पेरेंट्स और उसको बच्चे का पूरा घर, एकदम घर परिवार बहुत खुशहाल रहता, तो अतुल खुद ही उसका जिस तरह का जो दिखता है, अतुल खुद ही पैसे दे देता अपने साले को कि भाई बस ऐसे है, ऐसे जीजा जो सालों को बहुत अच्छे से सेटल किए हैं, तो सालियों की शादियों में पूरा उन्होंने योगदान दिया। ऐसा कुछ मतलब हमारे कंट्री में चल रहा था अच्छा रिश्ता बनना या ये कल्चर था, लेकिन वो मेरे ख्याल से पूरा मिट गया है। ये थोड़ा नहीं, कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो चुका है। और अब लड़कियां शादी के पहले दिन से लड़के से उगालने लगती हैं, जैसे वो जूता छुपाने वाला करता है, उसमें मेरी सहेलियों को, मेरी मानी हुई बहनों को इतना देना पड़ेगा, उसी के ऊपर डिमांड। फिर कोई बर्थडे आया तो इतना बड़ा गिफ्ट, कोई ये आया तो अरे हर तरह से। और लड़का ये नहीं बोलता कि भाई मेरे घर में मेरे माँ बाप का बर्थडे या किसी का, ये तो चल तू भी जोरों शोरों से मना आ जा, नहीं मुझे वो गार्बेज के साथ नहीं करना। तो ये मतलब अपसाइड डाउन है। पहले बहू कैसे करती थी कि बिल्कुल, वहां तो प्रताड़ित करने वाली टिपिकल मदर इन लॉ एक साइकोलॉजी बन चुकी थी कि मैं प्रताड़ित हुई तो मैं आने वाली को प्रताड़ित कर, तो ये प्रथा में वो करती थी। वो बहुत नाजायज और बहुत गलत काम था, और इसीलिए हम भी रास्ते पे थे। हमने ओम स्वाहा जैसा प्ले जो हम बता रहे ना, वो हमने इसीलिए किया था कि वो लड़की को दहेज के कानून में, दहेज के अंदर जलाया जाता था, दहेज नहीं देने के लिए। तो हमको तो हम पूरी तरह उस बात से सहमत, क्या ना धिक्कार है उन चीजों का। वही काम अगर लड़की कर रही है तो धिक्कार है उस मूवमेंट का, क्योंकि उस मूवमेंट की वजह से हुआ है। क्या हुआ, ऐसा लगता तो है कि लड़कियों ने पूरा उसका फायदा लिया। आए दिन लड़कों को धमकी, तुम करके तो देखो, मुझे इतना दो, नहीं अभी मैं नहीं दे सकता, अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है देख लूंगी अब तुमको। तो, हाँ,
ये भाषा बोलने लग गई है लड़की, तो भाई लड़का शादी करेगा ही क्यों? नहीं करेगा। नहीं करेगा, कौन जानबूझ के तो सूली पे नहीं चढ़ गया, ये सूली पे चढ़ गया, बेचारा फंस गया था। फंस गया था। अब जानबूझकर तो कोई करेगा नहीं, और जो फंसे हुए वो भी निकलने की कोशिश में। उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसको कम से कम काफी सालों से देख रही हूँ। काम करते हैं। वो पुरुषों के लिए काम करती है, मतलब देखती है कि प्रताड़ित पुरुषों के लिए, यूं नहीं कि प्रताड़ित करने वाले पुरुषों के लिए काम करती है, बिल्कुल नहीं। वो लोग भी बहुत समानता का ध्येय रखे हुए हैं कि लड़की को भी समानता, समान अधिकार है, उतना ही लड़के को दो। और खास तौर पे कानून की वजह से लड़की को या वाइफ को या मदर को जो बच्चे का चार्ज मिलता है वो बहुत गलत है। गलत है। उसी के लिए वो छीन छीन के ले जाती है बच्चों को, वो कानून की तरह। एक भुगती भी नस है ना, एक भुगती भी नस है। हाँ, वो उसको दबाने का नहीं, उसको कैसे उसको प्रताड़ित करना। नहीं तो बच्चे में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसे कई मदर्स देखी है मैंने, उनको कोई लेना देना नहीं लड़के बच्चे के रियल डेवलपमेंट से, उसके लिए कुछ नहीं करती है। लेकिन कैसे तो भी पटकेगी, कैसे तो भी खिलाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, स्कूल भेजेगी जबरदस्ती। वहां उसकी माँ आती है उसकी मदद करने। लेकिन यहाँ लड़के को प्रताड़ित, लड़का तो खुद तैयार है प्यार से बच्चे को ले जाने के लिए, मेहनत करने के लिए। वक्त अगर उसके माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप को भी बुला के उनके साथ अपने बेटे को बच्चे को प्यार से रखने के लिए, है ना। लेकिन वो करने नहीं देगी, वो लड़के के माँ बाप को प्रताड़ित करना चाहती है अंदर जाने के। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। बेसिकली सैडिस्टिक प्लेजर मतलब दूसरों के दुख में मजा लेना, मजा लेना। हाँ। उसको सैडिज्म कहते हैं। तो ये पार्ट ऑफ सैडिस्ट, ये सैडिस्ट हो जाती हैं लड़कियां ओवर अ पीरियड। की साइकोलॉजी बदलती है, क्योंकि एक तरफ घमंड आ गया, एक तरफ कानून ने सपोर्ट कर दिया, अब सैडिज्म को तो ओपन ग्राउंड मिल गया। भाई करो, बिंदास करो। बिंदास करो, गवर्नमेंट पुलिस सब तुम्हारे हाथ में है। यस। सर मैं अंत में एक सवाल पूछना चाहूंगा भी। हम बिल्कुल भी इस कार्यक्रम के अंत में पहुंच रहे हैं, और जैसे कि हम सभी को पता है ना कि ये जो सारे केसेस हैं ये काफी पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब वेल क्वालिफाइड है। मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी गांव में रह रहे हैं उनको पता ही नहीं कि होता क्या है, सही क्या गलत क्या है। तो आज कहीं ना कहीं इतने एजुकेटेड लोग इस तरह के जो कदम उठा रहे हैं, तो इस पे आप दोनों क्या कहना चाहिए? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अपने यहाँ पे भारत में एक वो भी चलता है कि एक लाइन है कि मराठी में क्या लाइन है वो? मुलगी शिकली प्रगती झाली। हिंदी है जो कि हम सभी सुनते हैं कि मुलगी शिकली आणि प्रगति झाली। तो बेसिकली इसका हिंदी मतलब है कि अगर लड़की पढ़ेगी तो प्रगति होगा। तो क्या लगता है ये जो प्रगति का आप जो रेशियो देख रहे हैं, इस तरह की जो लड़कियां प्रगति कर रही हैं, तो ये सही है या गलत है? क्योंकि बच्चियां पढ़ी तो हुई है, अभी अंकिता के केस में निकली वो भी हाई क्वालिफाइड थी, है ना। 80,000 ऐसे किसी रीजनेबल है। तो क्या लगता है कि क्या एजुकेशन लेने के बावजूद भी लोगों की समझदारी में कमी आ रही है? क्या कहना चाहिए सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि केवल शिक्षा एक चीज़ है और सामाजिक समझ और परिपक्वता ये दूसरी चीज़ है। और नैतिकता। और इसमें यहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो हो जाती है, पर वो जो नैतिकता और परिपक्वता, समझदारी, ये एक अलग चीज़ हो गई है। शिक्षा के बीच में समझदारी को मिक्स करना अभी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये वैसे तो शिक्षा का भी पूरा व्यापारीकरण कर रहे हैं। और जो हमारे म्यूनिसिपल स्कूल्स में हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन, सरकारी स्कूल, वेरी गुड एजुकेशन, तो उसका सबका ये व्यापारीकरण के बीच में शिक्षा का स्तर भी गिर गया। और दूसरा, एक मोटे तौर पे मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की जो लड़कियों में प्रवृत्ति है, वो खास तौर से वो लड़कियां हैं जो थोड़े निचले लेवल से ऊपर है। निचले लेवल से ऊपर है पर पूरे ऊपर के लेवल पे नहीं है। तो बीच के लेवल की जो हैं, जिन्होंने कुछ तो शिक्षा प्राप्त की है और कुछ नहीं की है, उनमें ये प्रवृत्ति ज़्यादा है। उनका जो अधकचरा ज्ञान है, अधकचरा जो सामाजिक समझ है, उसके आधार पे ऐसी कुछ लड़कियों में प्रवृत्ति विकसित हुई है जो अपने आप को पूरा समाज के लिए समर्पित नहीं करना चाहती या अपने पार्टनर के लिए समर्पित नहीं करना चाहती। ये वो शिक्षा है। मैं अभी भी मानूंगा कि एक उचित शिक्षा, एक अच्छी समझदारी का आधार होना चाहिए। बिल्कुल। और वो अच्छी शिक्षा तो चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब लड़कियों में शिक्षा नहीं थी तो उनका हाल तो और भी खराब था। बिल्कुल। हाँ। तो शिक्षा से कुछ सुधरा है, और कुछ जो अधकचरी शिक्षा है उसका थोड़ा दुष्प्रभाव हो सकता है। मुझे तो ये कहना है आज की तारीख में, हाँ। मुलगी शिकली दुर्गति झाली। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जैसे बताया कि लड़की तो पढ़नी चाहिए, लड़कों ने भी पढ़ना चाहिए, पर मॉरल एथिकल जो उनकी शिक्षा है वो बिल्कुल पीछे है, वो है ही नहीं। एकदम लड़की चाहती है कि मैं पढ़ी हुई हूँ, अब मैं कमाती हूँ,
अब मैं शादी करूंगी, और शादी का उसको पता ही नहीं कि क्या होता है शादी। उसको लगता है कि लड़के के साथ रह लो बस शादी हो गई। नहीं होता ऐसा, वो कमिटमेंट है जिंदगी भर का, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार होना चाहिए, जी। जो मूल तत्व का, जो तुम्हारे वैल्यू सिस्टम का, जैसे ये बोलते हैं ना वैल्यू, मतलब इसके लेटर में था कि मैं ये अपने बेटे को वैल्यू नहीं देगी, मैं अपने बेटे को वैल्यू दूँ। तो वो वैल्यू मिसिंग है पूरी, आज पूरी तरह मंदिर कितने भी बन जाए, लोग कितनी भी घंटा बजा दे और भजन कीर्तन करे, लेकिन वैल्यू नहीं बदल रही। वहां भी व्यापार, आप मंदिरों में जाओ तो लाइन लगा के जाओ, टिकट निकल के जाओ, आप वीआईपी बन के जाओ तो आपको बड़ा प्रसाद, छोटा टिकट लो। ये क्या है, पहले ऐसा नहीं था। नहीं था। तो ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की आराधना, ये क्या है यही पता नहीं लोगों को। और वो मंदिर में खड़ा रहने वाला कोई तो भी मूर्ति ईश्वर है ऐसा समझ के, इसलिए उसके साथ व्यापार होता रहता है। तो वैसे ही लड़कों के साथ भी। वो लड़का शादी में भी वही है, हर जगह वही है। ऑफिस में तुम्हारे तुम वही वही करोगे। कौन लड़का तुमको बर्थडे पे गिफ्ट दिया, कौन लड़का तुमको चाय पे लेके गया, उसको उतना प्यार भी करोगे और उसको लौटा भी दोगे उतना, एट द मोस्ट। लेकिन फायदा क्या, तुम्हें मिला क्या? तुम्हें एक बंधन नहीं मिला, तुम्हें एक टूटने वाला एक ऐसा रिलेशनशिप, टेम्पररी रिलेशनशिप मिल रही है, और उसी के पीछे लोग दौड़ भी रहे हैं। इंस्टाग्राम पे किसी को देख लिया, हाय बोल दिया, आती क्या खंडाला टाइप, चलाती क्या कैफे, चाय पी लिया, ये कर लिया, फिर थोड़ी सी बातें कर ली, हम आई लव यू, आई लाइक यू वगैरह वगैरह हो गया। नॉनसेंस गोइंग ऑन एंड देयर इज नो रियल मॉरल थिंकिंग बिहाइंड इट। और लड़कियां भी उच्छृंखल हो गई है, और लड़के भी कुछ हद तक अभी उसी तरह से ऊपरी चीजों के को देख के शादियां कर रहे हैं। पहले कौन, वो एक योगी नाम का सीरियल था, हाँ। कौन साला बाप मेरे को, लड़की का बाप मुझे फैक्ट्री लगा के देगा, वो लड़की से शादी करो, ऐसा बोलता। मतलब वो समाज का रिफ्लेक्शन दिखाया कि कैसा दहेज के पीछे या ससुर के ही पैसे पे उसकी नजर रहती थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं था हमारी मूवमेंट का कि आप पति के पैसों पे नजर रखो। जैसे लड़की के तो पति के माँ बाप से भी पैसा ऐडने का तैयारी थी। तो ये जो उल्टा हो रहा है ना, उल्टा पुल्टा, ये सब बंद तभी होगा जब माँ बाप जागेंगे। बच्ची को पैदा करने वाले तो माँ बाप ही है, आसमान से तो टपकती नहीं, ईश्वर ने तो फेंकी नहीं, किसी परिवार में ही पैदा हुई है। तो उसको अपने स्वाभिमान कैसे जीतते हैं उसकी शिक्षा दे, उसकी तरफ देखने का रवैया ये न दे कि भाई आखिर में तेरी शादी ही तेरा मोक्ष है। शादी में मोक्ष नहीं है, शादी तो बस एक ये है। जैसे कुछ लोग, बहुत ज्ञानी लोग तो बोलते हैं कि मीरा का कृष्ण के पास के लिए जो प्यार था वो सच्चा प्यार है। तो वो प्यार तो तुमने आने वाला है नहीं, तो भी शादी का कोई मतलब नहीं। वैसा प्यार होता तो वो औरतें टिकती थी पूरी लाइफ में, और एक और पति पत्नी पर, पत्नी पति पर। एक पॉइंट मेरा रह गया कि तुम बोल रहे थे कि शहरी लड़कियों में ही दिखाई देता है क्या, तो नहीं। कल ही मैंने कोई वीडियो देखा, गांव का 48 ईयर्स ओल्ड मैन बोले मेरी बीवी ने मेरे पे केस किया, 498 है प्रताड़ित करने का। क्यों? कुछ नहीं, वो है 37 की, नहीं उससे 7 साल छोटी, 41 ईयर, उसका अफेयर है। वो किसी गांव में है, वो किसी और मर्द के साथ रहना चाहती है, तो इसको छुटकारा पाने का यही तरीका, इस पे 498 लगा। तो गांव में भी बहुत है, अभी हो ही रहा है, क्योंकि कानून सबको पता चल रहा है। अभी जैसे आज अतुल सुभाष की केस भी गांव-गांव में पहुंच चुकी है। तो अब ये सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट तो है, आपको देखना पड़ेगा कि अब गांव और शहर में इस तरह के डिफरेंसेस नहीं रहे, क्योंकि वहाँ इतने से मोबाइल पे सब आ जाता है, सब दिखता है। तो कहने का मतलब है कि सब जगह, मैं तो गांव की लड़कियों को भी जब बात करती हूँ, पढ़ाती हूँ उनको, तो उनको यही बोलती, भैया आपका धर्म शादी नहीं, देखो ही नहीं उस तरफ, पहले देखो मैं क्या कर सकती हूँ। तुमको जन्मदाता माँ बाप की सेवा कर लो ना, वही तो तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। करो ना, तुम समाज की सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो, अपनी शादी करके क्या ही कर लोगे। और वो क्या किया, कितनी लड़कियों के उदाहरण है जो घर में वापस आ गई है, खाली हाथ नहीं आई, एक बच्चा लेके आ गई है, वो भी तो माँ बाप पे ही बोझ। तो ये सब सीन तो देखो, पहले आत्मनिर्भर बनो, फिर लड़के भी समझदार निकलेंगी जो आत्मनिर्भर औरत को बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, होगा ही, सिचुएशन बदलेगा। तो वो समाज की हमें कल्पना करनी चाहिए, और उसी समाज से माँ बाप ने अपनी बच्ची को ये समझ से आगे बढ़ाएंगे तो ठीक है, वरना मैं कहूंगी कि सारे फसाद की जड़ माँ बाप है। तो लड़की के तरफ देखते हैं, लड़की को पैदा करते पालते हैं, नहीं पढ़ाते या पढ़ाते, मौका देते या नहीं देते, ये सब उसी की जड़ है। और उसको इंडिपेंडेंट
ये भी नहीं लेने, निर्णय नहीं लेने देते। बिल्कुल। अपनी मर्जी का पसंद आया हुआ लड़के से शादी करवाते, फिर वो उसको सताती वही है, वही। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो माँ बाप सबसे बड़े कल्प्रिट मैं समझूंगी इस समाज में, बिल्कुल। भले वो विक्टिम हो गए समाज के। तो जैसे कि आप सभी ने सुना और देखा भी कि कहीं ना कहीं ये जो सारा जो अतुल सुभाष का जो केस उभर के आया है, उसमें हम सभी को एक ही चीज सीखने मिल रहा है। और जो हमारे जो आज के गेस्ट उन्होंने भी यही बताया कि जो हमारे माता पिता हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची को बोझ ना समझे, उल्टा उनको अच्छे से पढ़ाए लिखाए और उनको एक समझ दें कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट आपने बनना है। और पति पे भी आपने डिपेंड नहीं रहना है कि पति ही आपका सारा सपना साकार करे। आप खुद इतने काबिल बनो कि अपने सपनों को आप खुद साकार कर पाओ। और इसी नोट पे जो है कि आज का जो हम जो डिस्कशन है वो क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, सर आप सब ने धन्यवाद, धन्यवाद और गौरव। काफी अच्छा ये जो टॉपिक था वो डिस्कस किया हम लोगों ने। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है कि समाज में एक अवेयरनेस फैलाएं और जो है कि जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि लड़कियां एक बोझ नहीं है। और लड़कियों को भी ये आप बताएं, अपने बच्चों को भी ये बताएं कि आने वाले समय में अगर आप शादी करते हैं तो एक डील, एज ए डील रूप में ना करें। और माँ बाप भी ध्यान दें कि आप जबरदस्ती फोर्स ना करें। जैसे निकिता के ये केस में हुआ कि उसके पापा बीमार थे, तो जबरदस्ती जो है कि डर के मारे वो निकिता ने शादी कर ली। और कहीं ना कहीं वो शादी एक जानलेवा, हम कह सकते हैं कि एक अतुल सुभाष के लिए जो है कि साबित है। साबित हुआ। ऐसे न जाने कितने पुरुष हैं समाज में जो आज भी पीड़ित हो रहे हैं या हो चुके रहेंगे। तो उन सभी पुरुषों से भी मैं कहना चाहूंगा कि सुसाइड ना करें, अपने बात को आए कहें। जैसे हैशटैग मी टू चला था, वैसे आप हैशटैग मी टू चला सकते हैं। और बिल्कुल सोशल मीडिया का जमाना डेफिनेटली चलेगी, अपने बातों को कहिए। सुसाइड करना कोई एक सोल्यूशन नहीं है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।